हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FY बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक का चैप्टर नंबर 8 डिसीजन थियरी का कॉन्सेप्ट। इससे पहले भी हमने डिसीजन थियरी के फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिसमें हमने सीखा कि मैक्सी मीन कैसे निकालते हैं, मैक्सी मैक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, लाप्लास क्राइटेरियन क्या है, मिनी मीन क्या है, और उसके बाद उस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो था आपका मिनी मैक्स रिग्रेट टेबल्स। वो हमने कंप्लीट कर लिया, उसको समझ लिया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है पहले आप उसको देख लीजिए। उस पर जो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं लेक्चर्स में वो सॉल्व कीजिए, और जो मैंने होमवर्क दिए उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। देन अब यहाँ पे मूव ऑन करते हैं सेकेंड टाइप यानी कि अंडर रिस्क। जैसे मैंने आपको बताया था, जो डिसीजन थियरी है वो अंडर रिस्क के थ्रू भी कंसिडर किया जाता है, और इससे जो पहले देखा था वो था आपका अंडर अनसर्टनिटी के बेसिस पे। यहाँ पे अंडर रिस्क में आपका EVM और EOL ये कॉन्सेप्ट आता है, EMV और EOL कॉन्सेप्ट आता है। तो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट इतना तो ज़्यादा डिटेल में सीखना नहीं है, हमें इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बस उतना सीखना है। अगर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो हम आराम से अपने एग्ज़ाम में 4 या 5 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इससे पहले जितने भी इलस्ट्रेशन थे सब हमने सॉल्व कर लिए हुए। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो कि मदन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सैम 1 का है ये, ठीक है, मैथमेटिक्स का। और हम डिसीजन थियरी कर रहे हैं, पेज नंबर 306 है मेरे टेक्स्ट बुक में। आप देख लीजिए, आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 होगा जिसमें आपको EMV होगा और EOL का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सपोज वी कंसिडर एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व अर्लियर विद द प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.5 एंड 0.1 असाइन टू द 3 स्टेट ऑफ नेचर्स S1, S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली। तो आपको पे ऑफ टेबल गिवन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का पे ऑफ टेबल मैंने बना लिया हुआ है, जिसमें आपको कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है, स्टेट ऑफ नेचर दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी दी गई है, राइट। और इसमें लिखा हुआ है वी वांट टू ऑब्टेन द बेस्ट डिसीजन एक्शन यूजिंग EMV क्राइटेरियन। अभी ये EMV क्राइटेरियन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको समझना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे EMV क्राइटेरियन। अभी जो EMV क्राइटेरियन होता है ना, वो कैसे सॉल्व करना है ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे कैसे अभी प्रोबेबिलिटी भी आ गया और कोर्स ऑफ एक्शन भी है। तो हम बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन के बेस पे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने कोर्स ऑफ एक्शन के बेस पे ही सॉल्व किया था। तो A1 मतलब कि EMV निकाल रहे, A1 कैसे निकालना है आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, A2 भी लिख देता हूँ और A3 भी लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए ईजी मेथड में। ये जितना नंबर लिखा है सेम ऐसे ऑर्डर में लिख देता हूँ। पहले क्या 2500, ठीक है, फिर इसमें कितना है 4000, फिर इसमें 5000, ठीक है, फिर इसमें इंटू करो। इंटू क्या करोगे, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है 0.4, तो 0.4 यहाँ पे लिखा, 0.4, 0.4, ठीक है, इसमें फिर प्लस कर दो, राइट। अब सेकेंड लिखो S2 स्टेट ऑफ नेचर्स, तो 2500, 3500 एंड 2500। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो लिखो 0.5, तो यहाँ पे 0.5, 0.5, 0.5, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट 2500, फिर इसमें 2000, फिर इसमें 1200, ठीक है। देन इसको इंटू करो इसमें 0.1 से, इधर पे भी इंटू करो 0.1 से और ब्रैकेट क्लोज करते रहो। हो गया, बहुत ही सिंपल। अब इसका टोटल कर लेते हैं कितना आएगा। चलिए फर्स्ट का देखते हैं कितना आता है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, बस इतना ही करना है आपको। इसमें आएगा फर्स्ट में 2500, इसका टोटल आएगा 3550, ठीक है, और इसका आएगा 3370। ये मैंने कैलकुलेटर करके निकाला हुआ है आंसर, ठीक है। देन अब इसमें से देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 3550 क्या है मैक्सिमम वैल्यू से। यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम EMV, मैक्सिमम EMV इज़ 3550, ठीक है, बस इतने लिखना है आपको, ठीक है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको EMV कैलकुलेट करना है। अगर अभी तक जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, ठीक है, वो हम सेकेंड एग्जांपल देख के भी समझ सकते हैं। तो चलिए सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 है और आपके टेक्स्ट बुक में कुछ अलग मेथड में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ बॉक्स मेथड में सॉल्व किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, सब सेम ही है। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, फार्मर वांट टू डिसाइड विच ऑफ द 3 क्रॉप्स ही शुड प्लांट ऑन हिज फार्म, द प्रॉफिट ईच crop is dependent on the rainfall during the season. He has categorized the rainfall as
सब्सटेंटियल, फिर मॉडरेट और हाई। ठीक है, यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है, सॉरी लाइट ही है, मॉडरेट और लाइट। ही एस्टिमेटेड हिज प्रॉफिट फॉर ईच क्रॉप एज शोन इन द टेबल। तो आपको देख सकते हो एस्टिमेटेड टेबल दिया हुआ है आपको, ये मतलब इसको हम पे ऑफ टेबल के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, आपको इसमें रेनफॉल दिया हुआ है, इसमें सीजन दे दिया हुआ है, क्रॉप दे दिया हुआ है इसमें, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आगे दिया हुआ है आपको, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्शंस फॉर द कमिंग सीजन he estimated the probability of the substantial rainfall as 0.2। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी दी गई है 0.2 एंड मॉडरेट गिवन है यहाँ पे 0.3 एंड लाइट गिवन है 0.5। राइट, determine the optimal decision as to which crop to be a plant using EMV criterion। EMV क्राइटेरियन क्या होता है? EMV को हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेड कितनी है। आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट बन सकता है? ठीक है, वो हो गया आपका एक्सपेक्टेड, यानी कि आप फ्यूचर्स अजम्पशंस कर रहे हो। ठीक है, आपको कोई कंफर्मेशंस नहीं मालूम है फ्यूचर में क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, एक आप देख के अनुमान लगाते हो। ठीक है, हाँ हमें मालूम कि ये क्रॉप ज़्यादा ग्रो करेगा तो इससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सिर्फ ये क्रॉप पे नहीं है, ये अदर फैक्टर पे भी डिपेंडेड है। ठीक है, कोई ऐसा अदर फैक्टर या ऐसा कोई जॉब जहाँ पे आपको लगता है कि ये जॉब मैंने कर लिया तो इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इनकम हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे EMV। ठीक है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरिंग वैल्यूज़। ठीक है, ये होता है बेसिकली। अब आपको क्या करना है, इसमें सेम निकालना है, EMV क्राइटेरियन यूज़ करना है इसके अंदर भी। ठीक है, और इसमें A1 तो नहीं है अभी, इसमें क्रॉप है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रॉप A। क्रॉप A कैसे निकालूंगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। पहले जो लाइन्स है ना 7000, या तो आपने ये जो मेथड है ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो। पहले लाइन से आप ऐसा लिख लो, या तो 1 by 1 सॉल्व करो। यहाँ पे 7000, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 0.2, फिर प्लस 3500 इंटू किया 0.3 से, फिर प्लस 1000, फिर इंटू किया 0.5 से। अब इसका हम आंसर निकाल लेते हैं, कितना आएगा। यहाँ पे आएगा 1400, यहाँ पे आएगा 1500 नहीं 1050, और यहाँ पे 500। ठीक है, तो दैट इज मीन्स 2950। राइट, तो यहाँ पे आएगा 2950। तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्रॉप बी का भी सेम ऐसे 2500 इंटू कर देंगे 0.2 से, फिर प्लस करेंगे इसमें, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, प्लस 3500, फिर इंटू कर दिया हमने 0.3 से, फिर प्लस 4000, फिर इंटू कर दिया 0.5 से। ओके, अब इसका टोटल निकाल लेते, तो इसमें आंसर आएगा 500। ठीक है, 1050, और इसमें 3550। चल, एंड देन क्रॉप सी निकालते, क्रॉप सी देन अभी 4000 इंटू 0.2, देन 4000 इंटू 0.3, फिर प्लस 3000 इंटू 0.5। इसका टोटल कहते हैं 800 प्लस 1200, 2000 प्लस 1500, 3500। राइट, अभी इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी है आपको, तो ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट वैल्यू यही आई फिर से। ठीक है, 3550। यहाँ पे लिखेंगे EMV इज मैक्सिमम क्रॉप कौन सा होगा, बी, मैक्सिमम क्रॉप बी। ठीक है, एंड देन अब इसके बाद और स्टेटमेंट देना है आपको, ऑप्टिमल डिसीजन बोला हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमम डिसीजन फॉर द फार्मर इज टू बी प्लांट बी। ठीक है, प्लांट बी, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपकी ये जो EMV निकालने का जो
मेथड है ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से निकालना है। जो भी आपको दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो पॉसिबिलिटी से और डेटा को, तो आपको EMV आराम से मिल जाएगा, ईजी तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, अ बेकरी मैन हैज़ ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिमांड पैटर्न फॉर द केक प्रोड्यूस इन द बेकरी। ठीक है, नंबर ऑफ द केक गिवन है आपको, जो कि 20, 21, 22 एंड 23 गिवन है, और उसकी पॉसिबिलिटी भी गिवन है या प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग वन केक इज़ 12 रुपीज़। याद रखिए यहाँ पे ना आपको याद रखिए यहाँ पे आपको वन केक प्रोड्यूस करने का कॉस्ट गिवन है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कॉस्ट लिखता हूँ, कॉस्ट इक्वल्स टू ₹12। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 20 पर केक, यूज EMV क्राइटेरियन टू डिटरमाइन हाउ मेनी केक द बेकरी मैन शुड प्रोड्यूस सो एज टू बी मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस भी दे दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, एक केक को सेल करने में कितना लगता है उसको, ₹20। 12 रुपीज़ में प्रोड्यूस कर रहा है, कॉस्ट लग रहा है, और 20 में सेल कर रहा है। तो आपको यहाँ पे पूछा कि कितना नंबर ऑफ केक वो प्रोड्यूस करेगा तो जाके उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको EMV क्राइटेरियन यूज़ करना है। लेकिन बेसिकली कैसा होता था, EMV क्राइटेरियन करने के लिए आपको इतना सारा कंटेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ केक गिवन है, और यहाँ पे आपको 20, 21 एंड 22 एंड 23 हो गया। यहाँ पे अभी आपको पे ऑफ टेबल नहीं दिया हुआ है, ये नहीं सोचना कि ये पे ऑफ टेबल है, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ डिमांड है। देखिए आपको पे ऑफ टेबल अभी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पे ऑफ टेबल। पे ऑफ टेबल अपने को क्रिएट करना है, देन उसके बाद इसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पे ऑफ टेबल कैसे निकालते हैं ये ध्यान देना होगा आपको, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो जाके ये समझेगा। तो यहाँ पे कितना कंडीशन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 टाइप की डिमांड दिए गए। तो यहाँ पे देखते हैं A1 इक्वल्स टू 20, ठीक है, A2 इक्वल्स टू 21, A3 इक्वल्स टू कितना है 22 एंड A4 इक्वल्स टू 23। ठीक है, और स्टेट ऑफ नेचर में भी वही आएगा यहाँ पे। ये क्या हो गया आपका, कोर्स ऑफ एक्शन, और ये आ जाएगा स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ पे S1 इक्वल्स टू 20, फिर S2 इक्वल्स टू 21, फिर S3 इक्वल्स टू 22, देन S4 इक्वल्स टू 23। चलो ये हो गया। देन लास्ट में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अपना ये पूरा पे ऑफ टेबल कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी तो आपको गिवन है 0.05, फिर 0.25, फिर 0.30, 0.40। ठीक है, अब बस पे ऑफ टेबल पे आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हो गया। देखो आपको ना अभी ये निकालना है, तो स्टेट ऑफ नेचर क्या आपके लिए डिमांड होगा, ठीक है, और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, प्रोडक्शंस या प्रोड्यूस, कितना आपने प्रोड्यूस किया हुआ है, राइट। बस इसमें याद रखिए कि जो डिमांड है ना वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स होना चाहिए आपके प्रोडक्शन से। ठीक है, लेस देन इक्वल्स, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, डिमांड कम होना चाहिए, तो बराबर से सप्लाई चलता रहेगा। अदरवाइज़ डिमांड ज़्यादा हो गया और प्रोडक्शन कम हो गया तो फिर वहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सप्लाई नहीं कर पाए तो दैट इज़ मीन आपको वहाँ पे लॉस फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होगा, डिमांड क्या आपका स्टेट ऑफ नेचर है, प्रोडक्शन क्या है कोर्स ऑफ एक्शन है। तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे हम इधर से उठाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, पहला सेलिंग प्राइस आएगा। अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला मालूम है ना, सेलिंग माइनस कॉस्ट होता है, बेसिक जो हमने सीखा हुआ है। ठीक है, क्या होता है, सेलिंग माइनस कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे वही करेंगे सेलिंग, बट यहाँ पे इंटू भी करते रहेंगे हमारे पास जो डिमांड दिया हुआ है। ठीक है, सेलिंग इंटू डिमांड, फिर उसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट इंटू डिमांड। ठीक है, तो दैट इज मीन्स फर्स्ट वन सॉल्व करके देखते हैं A1 और S1 को, A1 S1। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, इधर पे सेलिंग कितना है 20 है, तो 20 इंटू डिमांड कितना है, डिमांड भी 20 है यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस करेंगे 12 इंटू डिमांड कितना था 20। ओके, तो 20 इंटू 20 किया तो 400 हो गया, फिर माइनस करेंगे 12 माइनस 20, 12 माइनस 20 मतलब 240, और उसको माइनस करने पे आएगा आंसर 160। तो इसमें आ गया 160। ठीक है, समझा कैसे किया मैंने।
एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किया। A1S1 देख रहे हैं, A1S1 सेलिंग प्राइस 20 है, कॉस्ट 12 है, ठीक है। तो मैंने सेलिंग लिख दिया 20, कॉस्ट लिख दिया मैंने 12, राइट। और डिमांड यहाँ पे कितना है 20, और कोर्स ऑफ एक्शन की भी कितना है 20, तो 20 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। देन 20 इंटू 20 किया 400 आया, 12 इंटू 20 किया तो 240 आया। 400 में से 240 माइनस किया तो कितना आएगा 160 आया, राइट यहाँ तक। अब ये जो 160 है तो पूरा रो में लिख दूंगा, सेम ऐसा कॉपी करना है आपको, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसे लिखना है। यहाँ तक हो गया, यस। अभी ये जो कंप्लीट करना है अपने को, देखिए कॉलम में देखो अपने पास कॉस्ट कितना है 12 का कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है 12। तो आपको क्या करना है अभी 160 में से ना 12 माइनस करते रहो, 160 में से 12 माइनस किया तो 148, ठीक है। फिर 148 में से 12 माइनस करो तो इसमें आएगा 136, फिर 136 में से 12 माइनस करो तो इसमें आएगा 126, 12 माइनस करना है तो दैट इज में 2 नहीं इधर 4 आएगा 124, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ गया कैसे लिखा, 160 पूरा लाइन से लिख दिया और 160 से यहाँ पे 12 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे 12 नहीं माइनस करना है, यहाँ पे 12 माइनस करो तो सेम आंसर आएगा, नहीं यहाँ पे अभी चेंज हो जाएगा वैल्यू। अभी आपका जो डिमांड है वो 21 है और सप्लाई भी 21 है, इक्वल ले रहे हैं हम लोग, हाँ। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे A2S2, सप्लाई सेलिंग प्राइस कितना था 20, ठीक है, और इसका डिमांड कितना है 21 का, फिर माइनस 12 इंटू फिर अगेन 21 इक्वल, तो इसमें तो आएगा 420 माइनस, ठीक है 12 × 12 तो 1 क्या है 24 25 252, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे 420 में से 252 माइनस कर देंगे, देन माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पे 8 आ गया। देन फिर 11 में से 5 माइनस हुआ तो 6 और यहाँ पे 168, यहाँ पे लिखेंगे 168, ठीक है। अभी ये 168 यहाँ पे भी लिखो, 168 यहाँ पे भी लिखो, राइट। अब इसमें से 12 माइनस कर दो, 168 में से 12 माइनस होगा तो दैट इज मीन्स 1, ठीक है। इधर पे 5 6 156, ठीक है, इसमें से 12 माइनस होगा तो 144, ओके। देन अब यहाँ पे सॉल्व करना है आपको, तो ये क्या आपका A3S3 में सेम सेलिंग प्राइस कितना है 20 और इसका डिमांड कितना है 22 का, फिर माइनस 12 इंटू 22, ओके। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 माइनस 12 का 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 ज़ा 44, सॉरी 24 2 कैरी हुआ, फिर 26, ओके। 440 में से 264 माइनस कर देंगे तो दैट इज में यहाँ पे आएगा 6, 13 में से 6 गया तो 7 और यहाँ पे 176, तो यहाँ पे लिखेंगे 176। अभी 176 यहाँ पे कंटिन्यू कर दो पूरा, और 176 में से 12 माइनस कर दो, ठीक है। तो 12 माइनस करने पे यहाँ पे आएगा 164। अभी लास्ट बचा आपका A4S4, इधर कितना है सेलिंग प्राइस तो 20 है और डिमांड है 23 का, माइनस करेंगे 12 इंटू 23 से, तो इसका आंसर आएगा 460 माइनस, ठीक है 460 माइनस 12 3 ज़ा 36, 3 कैरी हुआ तो 24 27 माइनस करने पे 4, देन फिर 15 में से 7 गया तो 8 184, इधर पे लिखेंगे 184। आप क्लास की ये जो पे ऑफ टेबल कैसे बनाते हैं ये आपको समझ गया। अभी सिर्फ हमने पे ऑफ टेबल बनाया हुआ है, अभी आपको EMV निकालना है। ऐसा जो EMV निकालते हैं ना सेम उसी तरीके से अभी आपको EMV निकालना बाकी है, तो कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट वन आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि फिर इसके आगे का सोल्यूशन हम देखते हैं। देन अभी इसके बाद यहाँ पे सेम वैसे ही करना है जैसा अभी तक हम करते हैं, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। A1 यहाँ पे दिया हुआ है तो फर्स्ट वन A1 का निकालेंगे, A1 इक्वल तो कितना है यहाँ पे 160 इंटू 0.5, 160 इंटू 0.05 प्लस 160 इंटू 0.25 प्लस 160 इंटू, ठीक है 0.30 प्लस फिर 160 इंटू 0.40। चलिए इसका कैलकुलेटर यूज़ करके निकालते, ठीक है। देन इसका टोटल आएगा 160, ठीक है 160 आ गया इसका। फिर A2 निकालते 148 इंटू
0.05 प्लस फिर 168 इंटू 0.25 फिर प्लस 168 इंटू 0.30 प्लस फिर 168 इंटू 0.40, ठीक है। अभी इसका मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करते हैं तो इसका आंसर आएगा 167, राइट। फिर A3 निकालते हैं। A3 कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही 136 इंटू 0.05 प्लस 156 इंटू 0.25 प्लस, ठीक है, 176 ये प्लस का साइन है इंटू 0.30 प्लस 176 इंटू 0.40। अभी इसको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करके आंसर निकालते हैं, देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा 169। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट A4 निकालते हैं। A4 यहाँ पे 124 इंटू 0.05 प्लस 144 इंटू 0.25 प्लस 164 इंटू 0.30 प्लस 184 इंटू 0.40। अभी इसको मल्टीप्लाई करके इसका प्लस का आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 165। ओके, तो EMV आ गया। तो आपको मालूम है अभी EMV कैसे सॉल्व करते हैं, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज़ होती है। तो सब में देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 169 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे द मैक्सिमम EMV इज़ ₹169, ठीक है। और इसका करस्पॉन्डेंस कोर्स ऑफ एक्शन क्या निकलेगा, करस्पॉन्डेंस कोर्स ऑफ एक्शन करस्पॉन्डेंस कोर्स ऑफ एक्शन क्या निकलेगा, किस में आया, A3 में आया, तो A3, राइट। तो इसमें पूछा है कि जो प्रोड्यूसर है, जो केक प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी में केक प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट, देयरफॉर द बेस्ट एक्शन टू प्रोड्यूस 22 केक या केक्स, ठीक है, 22 केक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो जाके इसको प्रॉफिट होगा। तो ये तो हो गया EMV। और आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको बोला हुआ है EOL, यानी कि एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस आपको अभी फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्या कहते हैं ना, हम EMV के बेसिस पे निकालते हैं, पे ऑफ टेबल के बेसिस पे निकालते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है ना, EOL निकालना है, ठीक है। EOL निकालने के लिए आपको रिग्रेट टेबल बनाना पड़ेगा। रिग्रेट टेबल याद रखिए, रिग्रेट टेबल कब बनाते हैं हम, जब बड़े नंबर से पूरे टेबल को माइनस करते हैं तब हम रिग्रेट टेबल बनाते हैं। आप कोई भी फील्ड में, कोई भी आप सब्जेक्ट्स में अगर आप रिग्रेट निकालो, दैट इज मीन जो भी बिगर नंबर रहेगा ना उसमें से आपको पूरा टेबल माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोर्स ऑफ एक्शन, मैं टेबल बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर, इसमें S1 S2 S3 S4 होगा। और यहाँ पे क्या था, A1 A2 A3 और A4, लास्ट में प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 0.05 0.25 0.30 0.40। ओके, अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं, रिग्रेट टेबल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिग्रेट टेबल करने के लिए आपको ये टेबल देखना पड़ेगा। ये टेबल में सबसे बड़ा नंबर कैसे लेना है, आपको रो वाइज देना है, ठीक है, मतलब सॉरी कॉलम वाइज देखना है, ऐसा कॉलम वाइज। तो इस कॉलम में सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 160 बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, 160 बिगर नंबर है, सब में से बता देता हूँ फिर क्या आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 168 है, यहाँ पे 176 है और यहाँ पे 184 है। तो देखो ऐसा जिगजैग वे में क्या जा रहा है, ये बिगर नंबर जा रहा है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिगजैग वे में लिख लेता हूँ 0 0 0 0, क्योंकि मुझे मालूम है सेम नंबर माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे ये पूरा ऐसा माइनस करना है, ऐसा माइनस करना है आपको। तो 160 में से 160 माइनस किया तो 0 आ गया। 160 में से 148 माइनस करेंगे, तो अगर मैंने 160 में से 148 माइनस किया तो आंसर 12 आएगा, ठीक है। फिर सेम वैसे ही इसी तरीके से यहाँ पे 136 160 से माइनस करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे 24 आएगा, फिर बाद में 36 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे 160 और 168 माइनस होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव में आंसर नहीं लिखना है आपको, पॉजिटिव में ही आंसर लिखना है। -8 आएगा मुझे भी मालूम है, लेकिन यहाँ पे हमें पॉजिटिव में ही आंसर लिखना होता है कभी भी। 168 वाला हो गया, माइनस करके 0 आ गया। 168 में से 156 माइनस करो तो इसमें 12 आएगा आंसर,
ठीक है। फिर 168 में से 144 माइनस करो तो कितना आएगा 24, तो 24। नेक्स्ट 160 में से 176 माइनस करेंगे तो 16। फिर 168 में से 176 माइनस करेंगे तो 8 आ गया यहाँ पे। फिर इसमें माइनस करेंगे तो 12, ठीक है, 12 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे करेंगे 184 में से 160 माइनस कर दो तो 24। फिर 184 में से 168 माइनस कर दो तो 16। आई थिंक गलत नहीं होना चाहिए, हाँ 16 ही आएगा। फिर 176 में से 184 माइनस करो तो इसमें 8 आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिग्रेट टेबल। देन अब इसके बाद आपको क्या करना है, EOL का टेबल बनाना है। EOL देखिए, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। तो ये सेम कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, और स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर। सम लेंदी है लेकिन इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर देखो देखने के बाद भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करो, तो डेफिनेटली हम इस पर बहुत मतलब और भी क्वेश्चंस लेके डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जितना भी डाउट हो ना सब क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिख लेते हैं A1, A2 और A3, A4, राइट। प्रोबेबिलिटी तो आएगा नहीं, प्रोबेबिलिटी तो हमें निकालना है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी में ना सेम EMV जैसे ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको टेबल बना के समझा रहा हूँ। क्या कहते हैं यहाँ पे, 0.05 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे 0.05 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मैं सब कर लेता हूँ पहले, तो उसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 को मैंने क्या किया, 0.05 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ गया। सेम अभी मैं 12 को 0.05 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा 0.6। 24 को करूँगा तो 1.2। 36 को 0.05 से करूँगा तो 1.8, ये आ गया। अभी नेक्स्ट 8 को मैं 0.25 से करूँगा तो आंसर आएगा 2। अगर 0 से किया तो 0 हो गया। 12 से करूँगा तो 12 इंटू 25 300 होता है, तो मतलब यहाँ पे 3 आएगा। ओके 24 से करूँगा तो 600 होता है, तो मतलब यहाँ पे 6 आएगा। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे 16 इंटू 30 तो 16 3 48, तो 4.8। 8 से करूँगा तो 2.4। 0 से 0.3 करूँगा तो 0 हो गया। 12 से करूँगा 12 3 36, तो 3.6, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अभी S4 निकालूंगा, ठीक है। S4 निकालने के लिए सेम ऐसे 24 इंटू 4, ठीक है, 0.40 करूँगा, तो दैट इज़ मीन्स 24 4 ज़ा 6 8 9 96, ठीक है। 24 4 ज़ा 96, इसका मतलब आंसर आएगा 9.6। 16 इंटू 4 करूँगा तो 16 4 ज़ा 48, तो 4.8। 8 से करूँगा तो 8 4 ज़ा 32, मतलब 3.2, और 0 से किया तो 0। देन अब ये तो आ गया अपने पास। अब इसमें EOL निकालेंगे। EOL कैसे निकालें, सबको प्लस करके, ठीक है, सबको प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो इसमें आएगा 11 16 16.4। फिर इसको प्लस कर देंगे तो 7.8 6 7 8, हाँ, और इसको प्लस कर दिया मैंने तो 7.4 और इसको प्लस कर दूंगा 6, हाँ, इसको प्लस कर दूंगा तो इसका आंसर आएगा 9 10 11 11.4, ठीक है। एक सेकेंड, एक जगह मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे 16 4 ज़ा 64 होता है, सॉरी, यहाँ पे 6.4 आएगा, और यहाँ पे फिर कितना हो गया 3 9.4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये माइनर मिस्टेक था यहाँ पे। तो अब EMV में हम क्या कहते थे ना कि मैक्सिमम वैल्यू देखते थे। EOL में क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू देखेंगे। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, और इसका जो एक्शन है वो A3 है, और A3 में देखो यहाँ पे भी A3 आया है, और इसमें प्रोड्यूस क्या करना था 22 केक, तो यहाँ पे भी सेम आएगा। यहाँ पे भी स्टेट में लिखेंगे द मिनिमम EOL, ठीक है, इस कितना है इसका मिनिमम 7.4, ठीक है, और कॉमा देखिए इसका करस्पॉन्डेंस लिखते हैं। करस्पॉन्डेंस यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको। करस्पॉन्डेंस कोर्स ऑफ एक्शन, इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है A3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर द बेस्ट एक्शन
टू प्रोड्यूस केक, टू प्रोड्यूस 22 केक। ठीक है, तो ये हो गया आपका EOL का कॉन्सेप्ट भी, EMV और EOL का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने सीख लिया क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। आयो कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, EMV कैसे निकालना है, EMV आपको पे ऑफ टेबल किस तरीके से फॉर्म करना है, पे ऑफ टेबल निकल जाने के बाद EMV निकालना है, फिर EOL निकालना है। तो ये जो सब कॉन्सेप्ट थे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो और भी सम्स करने वाले हैं, ऐसे नहीं कि ये लास्ट सम है तो आपको बस इतनी समझ में आएगा, और भी सम्स करेंगे, डिफरेंट टाइप के सम्स करेंगे ताकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन को समझ में आ जाए कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। राइट, तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे।